एक हवाई जहाज है जो जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में बस लैंड करने ही वाला है। कैबिन में एकदम शांति है। और ज्यादातर पैसेंजर्स ने अपनी सीट बेल्ट भी बांध ली होगी। बिल्कुल। और तभी अचानक ना विमान के स्पीकर्स पर बहुत ही हल्की आवाज में बीटल्स का एक पुराना गाना बजने लगता है, नॉर्वेजियन वुड। जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। हाँ, मतलब एक आम इंसान शायद बस उसे सुनकर गुनगुनाने लगे। लेकिन उसी फ्लाइट में बैठा एक 37 साल का आदमी, तोरू वातनाबे, अचानक अपना सिर दोनों हाथों में जकड़ लेता है। वो आगे की तरफ मुड़कर ऐसे झुक जाता है मानो उसका सिर अभी बीच से फट जाएगा। मतलब दर्द इतना गहरा और इतना विजरल है कि एक एयर होस्टेस भागकर उसके पास आती है। और जाहिर है वो घबराकर पूछती है कि क्या उनकी तबीयत खराब है। लेकिन असल में ये कोई फिजिकल बीमारी तो है ही नहीं। ये एक मेमोरी का बहुत ही वायलेंट एक्सप्लोजन है। मतलब एक ऐसा दरवाजा जो तोरू ने शायद सालों से बहुत ही मजबूती से बंद कर रखा था। उस एक साधारण से गाने की धुन ने उसे झटके से खोल दिया है। हमारे दिमाग एक माइंड फील्ड की तरह होता है। हम सालों तक उन दबी हुई यादों के ऊपर से रोज गुजरते रहते हैं और लगता है सब बिल्कुल नॉर्मल है। सही बात है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। हाँ, और फिर कोई एक ट्रिगर, जैसे कोई खुशबू, कोई पुराना रास्ता, या इस केस में एक गाना, और सीधा एक्सप्लोजन। हम हारुकी मुराकामी के मास्टरपीस नॉवल नॉर्वेजियन वुड के पन्नों में उतर रहे हैं। हमारा मिशन इस खूबसूरत लेकिन दर्दनाक कहानी को उसकी पूरी गहराई में समझना है। ये डिकोड करना है कि कैसे यादें हमें जकड़ लेती हैं, इंसान कैसे नुकसान को बर्दाश्त करता है, और कैसे वो मौत के साए से निकलकर फाइनली लाइफ को चूज करता है। मुराकामी का ये नॉवल ना सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही जटिल मैप है। और वो जो फ्लाइट वाला एक्सप्लोजन था, वो तोरू को किसी रैंडम याद में नहीं ले जाता। हाँ, वो उसे काफी पीछे ले जाता है। बिल्कुल, वो उसे सीधे 18 साल पीछे खींच ले जाता है, 1969 के ऑटम में। ये वो समय था जब तोरू बस 20 साल का होने वाला था। कहानी हमें एक बहुत ही साधारण से घास के मैदान में ले जाती है। तोरू अपनी दोस्त नाउको के साथ उस मैदान में चल रहा है। और वो वॉक उसकी यादों में एकदम साफ है ना। ठंडी हवा, घास की महक, पीछे पहाड़ियों की रूपरेखा। लेकिन फिर उस वॉक के बीच में नाउको एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज के बारे में बात करने लगती है। वो एक खेत के कुएं यानी फील्ड वेल का जिक्र करती है। एक ऐसा कुआं जो इतना गहरा है मानो दुनिया का सारा अंधेरा उबालकर उसमें गाढ़ा कर दिया गया हो। और सबसे खौफनाक बात यह है कि किसी को नहीं पता कि वो कुआं असल में है कहाँ। जो भी इंसान गलती से उसमें गिरेगा, वो बस अकेले उस घने अंधेरे में तिल तिल कर मरेगा। कोई इंसान एक खूबसूरत मैदान में चलते हुए ऐसी खौफनाक बात क्यों करेगा? अगर हम इसे साइकोलॉजी के नजरिए से डिकोड करें तो ये कुआं कोई फिजिकल लोकेशन है ही नहीं। ये नाउको का अपना डिप्रेशन है, उसके अंदर का वो अथाह अंधेरा जो हर वक्त एक अदृश्य खतरे की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता है। नाउको इस बात को लेकर बहुत अवेयर थी कि वो किसी भी पल उस मेंटल डार्कनेस में फिसल सकती है। और उसे ये डर भी था। उसे पता था कि अगर वो एक बार उस अंधेरे में गिरी तो कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। शायद उसी अदृश्य डर की वजह से वो उस मैदान में तोरू से 2 वादे मांगती है। पहला तो ये कि तोरू हमेशा ये समझे कि नाउको उसकी कितनी आभारी है। लेकिन जो दूसरा वादा है वो सच में दिल तोड़ने वाला है। वो कहती है कि हमेशा याद रखना कि मेरा वजूद था और मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ी थी। ये एक ऐसे इंसान की डेस्परेट पुकार है जो हमेशा के लिए भुला दिए जाने से डरता है। नाउको कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस में ये जानती थी कि वो इस दुनिया की कठोरता में शायद ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वो मिटने से डरती थी, इसलिए वो तोरू की यादों में एक परमानेंट सुरक्षित जगह चाहती थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है यार। उसी फ्लाइट में जहां से ये याद शुरू हुई, 18 साल बाद तोरू को सिनाओको का चेहरा याद करने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यादें धुंधली हो रही हैं। जो चेहरा पहले कुछ सेकंड्स में दिमाग में आ जाता था, अब उसे याद करने में 30 सेकंड फिर 1 मिनट लगने लगा है। उसे लगता है कि नाउको को ये बात पहले से पता थी कि एक दिन ऐसा ही होगा। मेमोरीज का फेड होना इंसान के दिमाग का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन तोरू के लिए ये एक बहुत गहरा गिल्ट बन गया है। और इस गिल्ट को, या कहें नाउको के उस अंधेरे कुएं की जड़ों को समझने के लिए हमें उस पॉइंट पर जाना होगा जहां से ये सारा डार्कनेस ट्रिगर हुआ। हमें किजुकी के बारे में बात करनी होगी। तोरू का बेस्ट फ्रेंड और नाउको का बॉयफ्रेंड। वो सिर्फ 17 साल का था। हाँ, बहुत ही छोटी उम्र थी। एक दिन बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी सुइसाइड नोट या कोई हिंट दिए, उसने अपनी कार में गैस चालू की और अपनी जान ले ली। किजुकी की मौत सिर्फ एक दोस्त का जाना नहीं था। नाउको और किजुकी का रिश्ता नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं था। वे 3 साल की उम्र से एक साथ थे। एक लंबा वक्त। नाउको खुद कहती है कि वे दोनों एक डेजर्ट आइलैंड पर पले बढ़े बच्चों की तरह थे, जिन्होंने अपनी एक अलग ही आइसोलेटेड दुनिया बना ली थी। बाहरी दुनिया का शोर, उसकी रियलिटी उनके उस आइलैंड तक नहीं पहुंचती थी। और तोरू बाहरी दुनिया के साथ उनका इकलौता कनेक्शन था। तो जब किजुकी गया तो वो आइलैंड हमेशा के लिए डूब गया। नाउको का पूरा वजूद ही जैसे बिखर गया। वो इस कदर टूट गई कि उसे टोक्यो से दूर पहाड़ों के बीच
अमी हॉस्टल नाम के एक अजीब और शांत सैनिटोरियम में जाना पड़ा। जहां सब कुछ बहुत आइसोलेटेड था। जब तोरू वहां उसे मिलने जाता है तो नाओको एक बहुत ही डार्क और पर्सनल सीक्रेट शेयर करती है। वो सीक्रेट उनकी इंटीमेसी को लेकर था। नाओको बताती है कि वो किजुकी से बेहद प्यार करती थी, लेकिन वे कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना पाए। ये बहुत अजीब लगता है सुनकर। जब भी वे ट्राई करते, नाओको को असहनीय दर्द होता था। उसकी बॉडी पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती थी। लेकिन अपने 20वें जन्मदिन की रात जब तोरू उसके साथ था, वो पूरी तरह से तैयार थी। वो तो किजुकी से प्यार करती थी ना, तोरू से नहीं। फिर तोरू के साथ इंटीमेसी कैसे पॉसिबल हो? नाओको और किजुको इतने गहरे गुंथे हुए थे कि ये पता ही नहीं चलता था कि एक इंसान कहाँ खत्म हो रहा है और दूसरा कहाँ शुरू हो रहा है। मतलब दोनों एक ही यूनिट बन चुके थे। हाँ, उनके उस इनोसेंट आइलैंड में एडल्टहुड की फिजिकल इंटीमेसी का आना मानो उनके बचपन के उस सेफ स्पेस को तबाह करने जैसा था। किजुकी के साथ इंटीमेट होने का मतलब था बाहरी दुनिया के सच को स्वीकार करना, एक औरत बनना, जिससे नाओको का दिमाग बुरी तरह डरता था। और तोरू के साथ ऐसा नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि तोरू उस आइलैंड का हिस्सा नहीं था, वो एक आउटसाइडर था। ओहो, मतलब तोरू के साथ इंटीमेसी का मतलब उस बचपन को तोड़ना नहीं था। वो तोरू के साथ एक बाहरी इंसान की तरह जुड़ सकती थी। सैनिटोरियम में नाओको की एक 38 साल की रूममेट भी है, रेइको, जो पहले एक म्यूजिक टीचर हुआ करती थी। रेको का अपना एक बहुत ही डैमेजिंग पास्ट है। एक बहुत ही चालाक और मैनिपुलेटिव बच्ची ने झूठे इल्जाम लगाकर रेको की पूरी जिंदगी और करियर बर्बाद कर दिया था। लेकिन रेको अब काफी सुलझी हुई है। वो रेको ही है जो तोरू और नाओको को एक दूसरे का सहारा बनने की सलाह देती है। वो कहती है कि दोनों को मिलकर इस दर्द से बाहर आना चाहिए। क्या तोरू सच में नाओको से प्यार करता है? मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि किजुकी को ना बचा पाने का जो एक सर्वाइवर्स गिल्ट है, तोरू बस उसे कॉम्पेंसेट कर रहा है। वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया तो शायद वो नाओको को बचाकर खुद को उस गिल्ट से आजाद करना चाहता है। नाओको के साथ उसका कनेक्शन बहुत ही पारदर्शी और शांत है, लेकिन क्या वो एक जिंदा सांस लेता हुआ प्यार है? वही तो। नाओको खुद एक परछाई बन चुकी है। वो पास्ट, खामोशी और डेथ को रिप्रेजेंट करती है। और ठीक इसी पॉइंट पर कहानी में एक ऐसा कैरेक्टर आता है जो नाओको का एकदम ऑपोजिट है, एक झटके की तरह, मिदोरी कोबायाशी। जहां नाओको अंधेरा और सन्नाटा है, वहां मिदोरी एक जलती हुई आग की तरह है। एकदम रॉ और अनफिल्टर्ड। बिल्कुल, एकदम वाइब्रेंट लाइफ एनर्जी है उसके अंदर। मिदोरी कोई टिपिकल लव इंटरेस्ट नहीं है। छोटे बाल, धूप का चश्मा, उसे पॉर्न फिल्म में दिखने में कोई हिचक नहीं है, और वो अपनी इच्छाओं पर बिना किसी फिल्टर के बात करती है। वो कहानी में ताजी हवा के झोंके की तरह आती है। वो लिटरली तोरू को एक जलती हुई बिल्डिंग की छत पर ले जाती है। सामने आग की लपटें उठ रही हैं और वो वहां बैठकर बियर पीती है और गिटार पर अपना बनाया हुआ एक बेतुका सा गाना गाती है, आई हैव नथिंग। वो तोरू से कहती है कि मान लो मैं तुमसे एक स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक मांगूं, तुम पागलों की तरह भाग कर जाओ और मेरे लिए केक लेकर आओ, और जब तुम वो मुझे दो तो मैं कहूं कि अब मेरा मन नहीं है और इसे खिड़की से बाहर फेंक दूं, और इसके बाद तुम मुझसे माफी मांगो और पूछो कि मुझसे गलती हो गई, बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। मिदोरी कहती है कि वो इसे ही सच्चा प्यार मानेगी। ऊपरी तौर पर देखने पर ये एक बिगड़ेल बच्चे की जिद लग सकती है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी समझें तो मिदोरी असल में अनकंडीशनल लव मांग रही है। क्योंकि उसे बचपन में वो नहीं मिला। बिल्कुल, बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसे कभी वो प्यार नहीं दिया, उसे हमेशा इग्नोर किया गया। तो ये स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक टेस्ट असल में एक ट्रॉमेटाइज्ड लड़की का एक डेस्परेट टेस्ट है। वो देखना चाहती है कि क्या कोई इंसान उसके हर नखरे, उसकी हर अजीब हरकत और खामी के बावजूद उससे प्यार कर सकता है। क्या कोई उसे बिना किसी शर्त के अपना सकता है? और तोरू उसकी इस अजीब सी दुनिया का हिस्सा बनने लगता है। एक बहुत ही पावरफुल और अजीब सीन है जहां तोरू मिदोरी के साथ उसके पिता से मिलने हॉस्पिटल जाता है। उसके पिता को ब्रेन ट्यूमर है, वो अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। मौत एकदम सामने खड़ी है वहां। हाँ, उस कमरे में मौत मंडरा रही है, लेकिन तोरू और मिदोरी वहां बैठकर खीरे खाते हैं, एकदम कड़क कड़क आवाज के साथ। और कमाल की बात तो ये है कि वो मरता हुआ आदमी भी उनके साथ वो खीरा चबाता है। मुराकामी का ये मास्टर स्ट्रोक है। मौत कोई दूर की चीज नहीं है जो किसी अंधेरे कमरे में होती है, वो जिंदगी के बीचों बीच मौजूद है। क्या बात है। एक तरफ बिस्तर पर मौत इंतजार कर रही है और दूसरी तरफ वे ताजे खीरे खा रहे हैं। ये एब्सर्डिटी, ये पागलपन ही तो जिंदगी है। ये एब्सर्डिटी ना तोरू के कॉलेज हॉस्टल में भी साफ दिखती है। उसका एक रूममेट है जिसे वह स्टॉर्म ट्रूपर कहते हैं, जो रोज सुबह 6:30 बजे झंडा फहराने के टाइम जोर जोर से उछलकर रेडियो वाली कसरत करता है। और एक घमंडी दोस्त है गाना सावा, जो लड़कियों का बस इस्तेमाल करता है और तोरू को भी उसी लाइफस्टाइल में खींचने की कोशिश करता है। ये सारे कैरेक्टर्स नाओको की उस शांत, डेडली दुनिया के एकदम उलट है। ये शोर है, ये गंदगी है, ये लाइफ है। मिदोरी खुद को खून
और मांस की एक जिंदा लड़की कहती है। वो नाजुक नहीं है। हाँ, वो नाओको की तरह नाजुक नहीं है। वो नहीं चाहती कि तोरू किसी कब्रिस्तान का केयरटेकर बना रहे। वो उसे खींचकर आज में लाना चाहती है। लेकिन तोरू बुरी तरफ फंसा हुआ है। एक तरफ वो शांत प्यार है जो असल में जिम्मेदारी और अतीत से बंधा है, नाओको, और दूसरी तरफ मिदोरी है जो उसे एक रियल धड़कती हुई लाइफ ऑफर कर रही है। वो एक चॉइस करने की कोशिश भी करता है। हाँ, वो मिदोरी को लेटर लिखता है। वो लिखता है कि उसे वक्त चाहिए क्योंकि वो नाओको को बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता। लेकिन डेस्टिनी का अपना अलग प्लान होता है। सैनिटोरियम के उन गहरे जंगलों में नाओको सुसाइड कर लेती है। उसने आखिरकार अपने उस खेत के कुएं में छलांग लगा ही दी। किज़ुकी की मौत के बाद तोरू किसी तरह संभल गया था, लेकिन नाओको की मौत उसे पूरी तरह तोड़ देती है। वो इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो लिटरली 1 महीने तक जापान के वेस्ट कोस्ट पर पागलों की तरह भटकता रहता है। उसके पास बस एक स्लीपिंग बैग है, बालू है और विस्की की बोतलें। एकदम अकेला पड़ जाता है। वो आम दुनिया से कट जाता है और यहां से एक बहुत ही क्रूर सच्चाई समझ आती है। दुनिया का कोई भी ज्ञान, कोई भी दर्शन, कोई भी सच्चाई आपको किसी अपने को खोने के दुख से नहीं बचा सकती। ग्रीफ का कोई शॉर्टकट नहीं है। शोक मनाने का ये एक बहुत ही वास्तविक चित्रण है। दुख को बाईपास नहीं किया जा सकता, उसके बीच से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन फिर जब वो टोक्यो वापस आता है तो रेको उससे मिलने आती है। वही रेको जो नाओको के साथ उस सैनिटोरियम में थी। वे दोनों नाओको के कपड़ों में एक छोटी सी बहुत ही प्राइवेट मेमोरियल सर्विस करते हैं। रेको गिटार पर लगातार 50 गाने प्ले करती है, जिनमें बीटल्स का नॉर्वेजियन वुड भी शामिल है। ऐसा लगा जैसे तोरू एक खाली म्यूजियम का केयरटेकर बन गया था। अच्छा, एक ऐसा म्यूजियम जहां सिर्फ मृत यादें रखी हैं, जहां कोई नहीं आता। रेको ने आकर उसे ये सिखाया कि उस म्यूजियम का दरवाजा अब हमेशा के लिए कैसे बंद करना है। ये दो टूटे हुए अधूरे इंसानों का मौत के साये से बाहर निकलने का और लाइफ से दोबारा जुड़ने का तरीका था। हाँ, एक शुरुआत। रेको उसे समझाती है कि नाओको जा चुकी है, अब तोरू को जीना है। उसे अपने हिस्से की भी खुशी लेनी होगी और नाओको के हिस्से की भी। उसे मिदोरी के पास जाना ही होगा। और यही कहानी अपने क्लाइमैक्स पर आती है। तोरू फाइनली लाइफ को चूज करता है। वो मिदोरी को कॉल करता है और कहता है कि वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसे चाहता है और वो सब कुछ एकदम शुरुआत से शुरू करना चाहता है। फोन पर एक लंबी खामोशी छा जाती है और फिर मिदोरी बस एक सवाल पूछती है, तुम अभी कहाँ हो? ये सवाल तोरू को फ्रीज कर देता है। वो फोन बूथ के शीशे से बाहर देखता है। सड़क पर अनगिनत लोग चले जा रहे हैं बिना किसी मंजिल के। और उसे पता ही नहीं कि वो कहाँ है। हाँ, मुराकामी लिखते हैं कि वो बस कहीं नहीं कि बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। कहीं नहीं में खड़े होने का मतलब है पास्ट का हमेशा के लिए छूट जाना और फ्यूचर का अभी तक क्लियर ना होना। ये एक वॉइड है, एक खालीपन, लेकिन ये नई शुरुआत का खालीपन है। हम सभी इंसान ना अपनी लाइफ में नुकसान और डेड मेमोरीज का एक बहुत भारी सूटकेस लेके चलते हैं। लाइफ का मतलब ये नहीं है कि हम उस सूटकेस को कहीं फेंक दें या दर्द को भूल जाएं। लाइफ का मतलब है कि उस भारीपन को महसूस करते हुए भी हम एक कदम और आगे बढ़ाएं। सर्वाइवल का मतलब दुख को इग्नोर करना नहीं है, बल्कि उसके साथ जीने का तरीका खोजना है। यादें हमें आकार देती हैं, लेकिन हमें उन्हें खुद को खत्म करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। सोचिए, क्या अपने गहरे ट्रॉमा से उभरने और लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हमें अनजाने में उन लोगों को पीछे छोड़ना ही पड़ता है जो अपने ट्रॉमा से कभी नहीं उभर पाए? क्या लाइफ में आगे बढ़ना और फिर से खुश होना अपने आप में एक तरह का जरूरी विश्वासघात, एक नेसेसरी बिट्रेयल है?